So friends, we will start from the definition of the pharmacology. What is pharmacology? It is a branch of science which deals with the study of drug. तो फार्माकोलॉजी का सिंपल मतलब है कि ये ऐसी साइंस की ब्रांच है जो कि ड्रग की स्टडी को डील करती है। ड्रग, आप में से बहुत सारे लोगों ने इसका नाम सुना होगा। ड्रग एक ऐसा सब्सटेंस या ऐसा केमिकल जो कि ट्रीटमेंट के लिए या डायग्नोस्टिक पर्पस के लिए यूज़ होता है, वो हम आगे पढ़ेंगे। पहले हम ये देखते हैं कि ये फार्माकोलॉजी जो बेसिकली ये शब्द आप जो सुन रहे हैं, ये शब्द कहाँ से आया है। तो इसके लिए हम कह सकते हैं कि ये शब्द जो है फार्माकोलॉजी, ये दो शब्दों से मिलके बना है। फर्स्ट इज फार्मा और दूसरा है लॉजी। तो फर्स्ट इज फार्माकॉन मीन्स ड्रग एंड लॉगोस मीन्स स्टडी। तो जैसा कि नाम ये डिनोट कर रहा है कि फार्माकॉन मीन्स ड्रग एंड लॉगोस मीन्स स्टडी, यानी कि स्टडी ऑफ drug. So we can also include that pharmacology encompasses all aspects of knowledge about drug. Means it has all information about the drug. Now we will discuss how many branches are part of that particular branch. We can say the divisions of pharma division of pharmacology. Division of pharmacology means how many parts it covers. It covers two parts. One is pharmacology
pharmacodynamic and other one is pharmacokinetic. Here the word dynamic means power, and kinetic means movement. So the power, what is the meaning of power here? What is the meaning of movement here? We will discuss one by one. Power means the power of drug. The power of drug means what the drug does to the body. What the drug does to the body मतलब जब भी हम कोई ड्रग लेते हैं तो वो ऐसा क्या करती है बॉडी में जाकर के कि जिससे उस पर्टिकुलर ड्रग का इफेक्ट आता है. सपोज अगर हमें हेडेक है तो हम क्या करते हैं, कोई भी हेडेक को कम करने की मेडिसिन जिसे कि हम एनाल्जेसिक कहते हैं, जिसका कि एग्जांपल एस्प्रिन है, आप आगे अभी पढ़ेंगे. तो जो एस्प्रिन है ऐसा बॉडी में जाके क्या करती है कि जिससे कि हमारा सर का दर्द एकदम खत्म हो जाता है. तो इट मीन्स कि ये इट हैज समथिंग पावर टू abolish the pain which is present in the body. Then आप फॉर एग्जाम्पल समझने के लिए लिख सकते हैं एस्पिरिन. तो जब भी कोई ड्रग लेंगे तो वो क्या करेगी, फिजियोलॉजिकल एंड बायोकेमिकल इफेक्ट्स ऑफ ड्रग्स. हमें बेसिकली फार्माकोडायनेमिक में समझना रहेगा. उसके अलावा मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एक्शन. तो अगर हम ये दोनों चीज़ें कवर करते हैं कि जो भी हमने ड्रग ली उसका क्या फिजियोलॉजिकल एस्पेक्ट है, उसका क्या फिजियोलॉजिकल मतलब है बॉडी में जाने पर, और वो बायोकेमिकली कैसे अफेक्ट कर रही है बॉडी को, वो अगर दोनों चीज़ें हम कोलैबोरेटिव पढ़ते हैं तो हम कह सकते हैं कि हम कोई भी XYZ जो भी ड्रग है उसकी फार्माकोडायनेमिक स्टडी कर रहे हैं, या हम उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन अगर हम पढ़ते हैं कि वो ड्रग जा करके कैसे इफेक्ट कर रही है. हमें ये लगता है कि हमने ड्रग को इंजेस्ट किया और इमीडिएटली हमारा जो भी पेन था वो इरेडिकेट हो गया. तो पेन ऐसे नहीं खत्म होता है, उसका एक मैकेनिज्म होता है. पर्टिकुलरली ड्रग जा करके अपने करस्पॉन्डिंग रिसेप्टर से बाइंड करती है, देन वो रिसेप्टर फर्दर आगे के प्रोसेस करता है और फिर जा करके वो ड्रग पूरी तरीके से एक्ट करती है. तो इसको हम पढ़ेंगे किसमें, फार्माकोडायनेमिक में. अब आता है हमारा मूवमेंट. मूवमेंट के लिए
means what the body does to the drug. जो बॉडी है वो ड्रग के लिए क्या कर रही है, मीन्स दिस कॉज movement of the drug in and changes of drug by the body. अभी हमने पढ़ा कि ड्रग, जब भी हम कोई ड्रग लेते हैं तो वो जाके हमारी बॉडी में एक्ट करती है। तो जब एक्ट करती है वो अपना एक्शन दिखाती है, तो जिस समय एक्शन दिखा रही होती है ड्रग, या जो एक्शन वो प्रोड्यूस करती है, उसके पीछे मैकेनिज्म क्या है कि कैसे वो ड्रग बॉडी में जा करके और पर्टिकुलर डिजायर्ड एक्शन को प्रोड्यूस कर रही है। तो बेसिकली उसके लिए रहता है मूवमेंट, कि जो हमारी बॉडी है वो उसके लिए क्या मूवमेंट कर रही है, क्या एक सिंपली हम समझ सकते हैं क्या फैसिलिटी प्रोवाइड कर रही है कि जिससे कि ड्रग गई बॉडी में और उसने एक्शन शुरू किया। तो इसमें हम बेसिकली इंक्लूड करते हैं 4 चीजें। ये है एब्जॉर्प्शन, distribution, then biotransformation. एक्सक्रीशन। तो मूवमेंट बेसिकली बॉडी में 4 तरीके से होता है। बॉडी में ड्रग का या तो एब्जॉर्प्शन होगा, डिस्ट्रीब्यूशन होगा, बायोट्रांसफॉर्मेशन होगा और एक्सक्रीशन। ये 4 तरीके के मूवमेंट्स ड्रग की एक्शन के लिए बॉडी में होते हैं। अब बात आती है, हम इतना कह रहे हैं कि ड्रग ऐसे जाता है, ड्रग वैसे जाता है। व्हाट इज ड्रग? क्या है ड्रग? ड्रग, it is a single active chemical which is present in a medicine that is used for either diagnosis purpose, either prevention purpose, either for the treatment or the cure of a disease. Simply हम कह सकते हैं कि ऐसा एक केमिकल जो कि इस इन चारों पर्पसेस के लिए यूज होता है। तो अगर आप चाहे तो उसकी डेफिनेशन को भी लिख सकते हैं। इट इज अ सिंगल एक्टिव chemical entity present
in a in a medicine that is used for diagnosis, prevention, treatment, cure of disease। बाद में WHO ने in 1966 it changed the definition। WHO ने क्या कहा कि ड्रग कोई भी ऐसा सब्सटेंस है या ऐसा प्रोडक्ट है, or the single, or it may be produced by the synthesis, that is used or intended to be used to modify or explore physiological system or pathological state for the benefit of the recipients। अगर कोई भी पेशेंट ले रहा है किसी भी सब्सटेंस को या वो सब्सटेंस सिंथेसाइज किया गया है, तो वो बेसिकली इस पर्पज से ले कि वो जो भी उसको प्रॉब्लम वो फेस कर रहा है, जो भी ट्रबल वो फेस कर रहा है, वो उसको रेक्टिफाई करे, उसको सही करे, जिससे कि वो जिस भी डिजीज से परेशान है वो डिजीज एक तरीके से खत्म हो या क्योर। तो WHO ने क्या डेफिनेशन दी? WHO सेज ड्रग is any substance or can say product that is used or intended to be used to modify or explore physiological system or pathological state for benefits
सो दिस इज ऑल अबाउट योर ड्रग. तो बेसिकली हमने क्या क्या डिस्कस किया? वी डिस्कस अबाउट what is pharmacology and what are the part of the pharmacology, or we can say in which part we deal the whole pharmacology of any drug, and what is drug. Before discussing further, we will focus on the factor affecting drug. When we take any drug or any substance for the treatment purpose, for the diagnosis purpose or anything, what factors are affecting to that particular drug. So we will discuss factors affecting the choice of route. Factors affecting the choice of route means हम कोई भी ड्रग किस रूट से लेते हैं वो किस पे डिपेंड करता है कि हम कौन सी ड्रग लेने जा रहे हैं. सपोज अगर हमें कोई लिक्विड लेना है, एक लेमैन लैंग्वेज की फॉर्म में अगर हम बात करें तो एक सिरप भी लिक्विड है, एक सस्पेंशन भी लिक्विड है, एक पेरेंटल इंजेक्शन की बात करें वो इंजेक्शन वो भी लिक्विड है. तो हमें एक सिंपल कैटेगरी में तो सारी चीज़ें लिक्विड दिख रही हैं, बट हम ऐसे नहीं ले सकते उसको. हर ड्रग को लेने का एक तरीका होता है, एक पर्टिकुलर रूट होता है. तो रूट कौन सा फॉलो करें ये किस पे डिपेंड करता है? उस पर्टिकुलर ड्रग पे. तो ऐसे कौन से फैक्टर हैं जो हमारे रूट की चॉइस को इफेक्ट करते हैं? तो सबसे पहले तो आता है, अगर हम बात करें तो पहला फैक्टर आता है फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द ड्रग. हमने जो ड्रग लिया है उसकी फिजिकल और केमिकल कौन कौन सी प्रॉपर्टीज है? फिजिकल मतलब मीन्स इट इज सॉलिड और इट इज लिक्विड और इट इज गैस. chemical properties, what deals the chemical properties? Suppose this is solubility. हमने जो भी ड्रग ली है उसकी solubility कैसी है, वो किस चीज में soluble है, उसकी स्टेबिलिटी कैसी है. ऐसा नहीं है ड्रग रखी और सुबह ली और शाम तक वो डिग्रेड हो गई. उसकी स्टेबिलिटी कैसी है, उसका पीएच कैसा है और उसकी इरिटेबिलिटी कैसी है. फिर बात आती है हम ड्रग का एक्शन कहाँ चाहते हैं. दैट इज साइट ऑफ डिजायर्ड एक्शन. सपोज अगर हमारे दांत में दर्द हो रहा है तो हम क्या करेंगे, हम चाहते हैं कि कोई ऐसी ड्रग हमें मिले जो जाकर के दांत के दर्द को बंद कर दे. सपोज अगर हमारी टो में कोई प्रॉब्लम हो रही तो हम चाहेंगे कि अगर टो में स्वेलिंग है तो वो ड्रग जा कर के टो में एक्ट करे और
स्वेलिंग को रिड्यूस कर दे। तो मीन्स अगर हम चाहते हैं कि पूरी बॉडी पे असर करे या एक पर्टिकुलर एरिया या लोकल एरिया पे एक्ट करे, तो वो होता है साइट। कौन सी जगह पे हम चाहते हैं, जैसे कि लोकलाइज्ड localized and approachable or generalized and non फिर थर्ड वन आता है rate and extent of absorption of the drug from रेट एंड एक्सटेंट का मतलब क्या है? रेट एंड एक्सटेंट बेसिकली एक टर्म है जो कि एसोसिएटेड होता है बायो अवेलेबिलिटी से। किससे होता है? बायो थोड़ा सा पेन नहीं सही है, मैं इसको दोबारा लिखना चाहती हूँ। बायो अवेलेबिलिटी, कोई भी ड्रग जब हम लेते हैं तो बेसिकली वो डिपेंड करती है कि वो किस रेट से बॉडी में जा रही है और किस एक्सटेंट से बॉडी में एब्जॉर्ब हो रही है। जैसे कभी कभी हम कोई भी ड्रग लेते हैं तो हमने खाई और हम कहते हैं इसका इफेक्ट नहीं आया, तो उसके कई वैसे तो बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं, बट कभी कभी क्या होती है कि उसकी बायो अवेलेबिलिटी प्रॉपर नहीं होती, जैसे रेट एंड एक्सटेंट उतना नहीं होता। जैसे कभी डॉक्टर आपने देखा होगा, डॉक्टर इंस्ट्रक्शन देता है कि इस मेडिसिन को आपको दूध के साथ नहीं खाना है, ये एब्जॉर्ब नहीं होगा, या इसको इतने घंटे बाद खाना है, इसको फूड के साथ नहीं लेना है, इसको इसके साथ नहीं लेना, मतलब कई सारे कॉम्बिनेशंस आपको बताता है। तो बेसिकली जब ड्रग हम कोई भी लेते हैं, कोई भी दवा लेते हैं, कोई भी मेडिसिन लेते हैं, वो जाकर के एक पर्टिकुलर रेट से और एक पर्टिकुलर अमाउंट में जाकर के ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाती है। तो अगर हम जिस भी रूट से ले रहे हैं तो ये डिपेंड करता है कि वो किस रेट और एक्सटेंट से जाकर के एब्जॉर्ब हो रही, वो हमारा ये इंडिकेट करता है कि हम कौन सा रूट फॉलो करें। फिर ऐसे ही फोर्थ नंबर पे आता है इफेक्ट ऑफ डाइजेस्टिव juices and first pass इसकी डिटेल आप आगे पढ़ेंगे। इफेक्ट ऑफ डाइजेस्टिव जूस, डाइजेस्टिव जूस का मतलब कि कभी कभी हमारी जो ड्रग होती है उसका नेचर होता है, मान लीजिए किसी का पीएच एसिडिक है, किसी का पीएच एल्कलाइन है। सपोज अगर हम बात करें डाइजेस्टिव जूसेस की, तो सारे जितने भी जूसेस डाइजेस्टिव जूसेस हैं जो हमारे स्टमक में रिलीज हो रहे हैं वो सब एसिडिक नेचर के होते हैं। तो अगर हम एल्कलाइन नेचर की कोई भी ड्रग देंगे तो एसिड और एल्कलाइन क्या होगा? न्यूट्रलाइज हो जाएगा।
तो वो जा करके उतना इफेक्ट नहीं दिखाएगा। ऐसे ही बहुत सारी ड्रग होती हैं जो एब्जॉर्ब होने से पहले ही जिनका एलिमिनेशन हो जाता है, पोर्टल वेन के थ्रू जाकर के वो सीधे लीवर में होकर के और उनका मेटाबॉलिज्म हो गया, वो बाहर निकल गई। तो जब बाहर निकल गई तो इसका मतलब है कि वो एब्जॉर्ब हुई नहीं, बॉडी में उन्होंने एक्शन दिखाया ही नहीं। तो जब एक्शन नहीं आएगा तो क्या होगा, हमें हम ये कहेंगे कि ये ड्रग तो हमें इफेक्ट ही नहीं कर रही है, हमको इतने दिन खाते हो गया बट अभी हमारा ट्रीटमेंट पूरा ही नहीं हुआ है जो हमारी ये प्रॉब्लम को सॉल्व करे। तो हम जब भी कोई ड्रग सिलेक्ट करते हैं तो हमें ये ध्यान में बिल्कुल रखना पड़ता है कि ये ड्रग जाकर के डाइजेस्टिव जूसेस में स्टेबल रहेगी कि नहीं रहेगी, कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये डिग्रेड हो जाएगी या इसका फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म हो जाएगा। नया है, नेक्स्ट है रैपिडिटी ऑफ द डिजायर्ड रिस्पॉन्स। अगर हम चाहते हैं कि उसका एक्शन कैसा हो, फास्ट हो, देर में एक्ट करे, तो वो भी चीज़ें हमें कंसीडर करने को रहती हैं। 5th नंबर पे आ जाएगा रैपिडिटी ऑफ द डिजायर्ड रिस्पॉन्स। मतलब हमें जो रिस्पॉन्स चाहिए वो कितना रैपिड हो, नॉर्मल रूटीन ट्रीटमेंट का है या इमरजेंसी ट्रीटमेंट का। मान लीजिए किसी ने पॉइजन ले रखा है, अब हम उसमें पॉइजन लिया है, अगर पेशेंट पॉइजन खाने के बाद भी कॉन्शियस है तो हम ऐसा नहीं है कि अब हम इंतज़ार करेंगे कि उसको हम ओरली कुछ दें जो धीमे धीमे असर करे, हम इमीडिएटली उसके लिए इमरजेंसी मेडिसिन में, इमरजेंसी में जल्दी जल्दी देंगे। तो जल्दी जल्दी देने के लिए इफेक्टिवली क्या होता है कि हम पेरेंटल रूट से दें, हम तुरंत इंजेक्शन का यूज़ करें, चाहे आईएम दें चाहे आईवी दें, तो तुरंत गैस्ट्रिक लवाज कराएंगे। तो ये सारी चीज़ें बहुत रैपिडली होती है। तो डिपेंड करता है कि फाइनली हमारा रिस्पॉन्स कैसा है, रूटीनली ले रहे हैं हम या इमरजेंसी में। रूटीन ट्रीटमेंट है या इमरजेंसी। देन नेक्स्ट क्या हम डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट कौन सा फैक्टर है, एक्यूरेसी ऑफ द डोजेस। हमारी जो ड्रग है वो कितनी एक्यूरेट है, जैसे कोई कुछ मेडिसिन ऐसी होती हैं जो नैनोग्राम में, माइक्रोग्राम में भी यूज़ की जाती है, जैसे हार्मोन्स वगैरह आते हैं, कुछ ऐसी जो मिलीग्राम में यूज़ की जाती है, कुछ ग्रामेज में यूज़ की जाती है। तो डिपेंड करता है कि हमें कितनी एक्यूरेट ड्रग चाहिए जो जाके डिलीवर हो, तो उस पर भी हमारा रूट डिपेंड करता है। जैसे अगर हम ओरल रूट से ले रहे हैं तो वो धीमे धीमे जा करके और उतने उसमें नहीं जाती, क्योंकि प्रोटीन बाइंडिंग वगैरह में भी ड्रग चली जाती है कुछ। लेकिन अगर हम आईवी देते हैं तो वो डायरेक्ट ब्लड में जाती है, तो वो 100% उसकी बायोबिलिटी होती है, वो पूरी की पूरी ब्लड में पहुंच जाती है। फिर जो रूट हमारा डिसाइड लास्ट जो सबसे मेन है, दैट इज द कंडीशन ऑफ द पेशेंट। हमारा रूट सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, किस पे डिपेंड करता है कि हमारा पेशेंट कैसा है, ये अनकॉन्शियस तो नहीं है, या इसको वॉमिटिंग तो नहीं आ रही है। अगर अनकॉन्शियस नहीं है, मतलब कॉन्शियस है, होश में है, तो हम कोई भी मेडिसिन दे सकते हैं। उसको वॉमिटिंग आ रही है और वॉमिटिंग रुक नहीं रही है तो हम ओरल रूट की ड्रग प्रेफर नहीं करेंगे। तो बेसिकली जो भी ड्रग है उसको हमें किस रूट से लेना चाहिए, ड्रग देने से पहले हमें ये फैक्टर कंसीडर ज़रूर करने हैं, जिसमें मैं एक बार फिर आपको रिपीट कर दूं। इसमें फर्स्ट आता है आपका फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ द ड्रग, दूसरा है साइट ऑफ द डिजायर्ड एक्शन, किस जगह पे हमें एक्शन प्रोड्यूस कराना है, एंड रेट एंड एक्सटेंट ऑफ द एब्जॉर्प्शन ऑफ द ड्रग, जो भी ड्रग दी है हमने उसका रेट क्या है, उसका एक्सटेंट क्या है। तीसरा है आपका इफेक्ट ऑफ द डाइजेस्टिव जूसेस एंड फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, जो आपके डाइजेस्टिव जूस हैं या फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म है ये भी हमारे रूट को इफेक्ट करता है।
ऐसा तो नहीं कि जो ड्रग हमने सिलेक्ट की है वो डाइजेस्टिव जूसेस में डिग्रेड हो जाती है, या उसका इफेक्ट आने या एब्जॉर्ब होने से पहले पहले वो मेटाबोलाइज हो जाती है। नेक्स्ट आपने देखा कि रैपिडिटी ऑफ द डिजायर्ड रिस्पॉन्स, अगर हम कितनी जल्दी उस रिस्पॉन्स को चाहते हैं कि हमने ड्रग ली है और वो इमीडिएटली अपना रिस्पॉन्स दे। नेक्स्ट है एक्यूरेसी ऑफ द डोजेस, कितने एक्यूरेट मात्रा में ड्रग पहुंच रही है, और कंडीशन ऑफ द पेशेंट। तो हमें ये देखने से पहले कि किस रूट से हम ड्रग दें, हमें इन सारे फैक्टर्स को कंसीडर करना पड़ता है। तो नेक्स्ट हम जो स्लाइड में नेक्स्ट लेक्चर में जो डिस्कस करेंगे वो अब हम डिस्कस करेंगे व्हाट आर द रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द ड्रग, हम किन किन रूट्स के थ्रू ड्रग को एडमिनिस्टर कर सकते हैं।